So today we will start differentiator. Okay, how we can use operational amplifier op-amp for differentiation purpose. Means at the output we will get the differentiation of the input signal. Means output को हमें क्या मिलने वाला है, इनपुट का डेरिवेटिव. ओके, सो डिफरेंशिएटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. जैसे इंटीग्रेटर क्लासिफाई हुआ था दो कैटेगरी में, पैसिव इंटीग्रेटर और एक्टिव इंटीग्रेटर, वैसे ही डिफरेंशिएटर दो कैटेगरीज में कैटेगरीज होता है, क्लासिफाई होता है. एक पैसिव इंटीग्रेटर और दूसरा होता है एक्टिव पैसिव डिफरेंशिएटर और दूसरा होता है एक्टिव डिफरेंशिएटर. ओके, डिफरेंशिएटर यूजिंग ओपैम्प. अब हम पैसिव इंटीग्रेटर ना देखते हुए डायरेक्ट हम एक्टिव इंटीग्रेटर देखेंगे. पैसिव इंटीग्रेटर में सिंपली ये क्या होती है, ये एक आरसी सर्किट होती है. आरसी सर्किट मतलब जिसमें एक रजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है. ओके, जैसे अब सपोज ये सर्किट है, यहाँ पे अगर हमने ये रजिस्टर यूज किया और हम आउटपुट जो ले रहे हैं वो सपोज कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं. तो अगर हम आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस लेते हैं, ये सपोज ये रजिस्टर है हमारा आर और ये कैपेसिटर है सी. ठीक है, और यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया सपोज वी इन. ओके, ये हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिया. तो ये है पैसिव इंटीग्रेटर सर्किट होगी, क्योंकि हम आउटपुट जो ले रहे हैं वो सपोज ये कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं. सपोज वी आर गेटिंग आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर. ठीक है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस हम क्या ले रहे हैं, सपोज आउटपुट ले रहे हैं. तो ये लो पास फिल्टर भी बोलते हैं उसको, या इंटीग्रेटर भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये ऐसी रहती है पैसिव इंटीग्रेटर सर्किट. ओके, और अगर हम उल्टा करते हैं, कैपेसिटर और रजिस्टर की पोजीशन अगर चेंज करते हैं, कैपेसिटर की जगह रजिस्टर और रजिस्टर की जगह कैपेसिटर यूज करते हैं, और आउटपुट अगर कैपेसिटर के रजिस्टर के अक्रॉस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिव डिफरेंशिएटर सर्किट. उसको हाई पास फिल्टर भी बोलते हैं, जो फिल्टर हम हमारे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं. पर ये रहता है पैसिव. और एक्टिव में क्या, हम एक्टिव कंपोनेंट यूज करते हैं, जैसे ओपैम्प यूज करते हैं. ओके, सो ये हो गया पैसिव इंटीग्रेटर. और अगर हमने रजिस्टर यहाँ कनेक्ट किया कैपेसिटर की जगह और कैपेसिटर रजिस्टर की जगह कनेक्ट किया, और आउटपुट अगर रजिस्टर के अक्रॉस लिया, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव डिफरेंशिएटर. ओके, सो हम अभी देखेंगे एक्टिव डिफरेंशिएटर. ओके, एक्टिव डिफरेंशिएटर मतलब जिसमें हम एक्टिव कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं. एक्टिव कंपोनेंट मतलब कौन से, तो यहाँ पे हम ओपैम्प यूज कर रहे हैं, तो उसको बेसिक और आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट भी बोलते हैं. इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, देखो सर्किट डायग्राम सेम ही है, पर चेंज क्या है इसमें, अ, सिर्फ रजिस्टर की जगह कैपेसिटर और कैपेसिटर की जगह रजिस्टर. फीडबैक में हमने इंटीग्रेटर में कैपेसिटर यूज किया था, हम यहाँ पे रजिस्टर यूज करेंगे. और इनपुट में हमने इंटीग्रेटर में रजिस्टर यूज किया था, हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज करेंगे. सिंपली यू हैव टू अल्टर द पोजीशन ऑफ कैपेसिटर एंड रजिस्टर, दैट्स ऑल. बाकी सब चीजें सेम है. ओके, कुछ भी चेंज नहीं है इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में. सिर्फ क्या करना है हमें, फीडबैक में रजिस्टर यूज करना है, इनपुट में कैपेसिटर यूज करना है. और इंटीग्रेटर में क्या होता है, ये कैपेसिटर इस फीडबैक में होता है, और ये रजिस्टर ये ये इनपुट में होता है. ओके, सो दिस चेंजेस यू हैव टू कंसिडर. ओके, अब देखो ये इन्वर्टिंग ओपैम्प है, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई है, ये निगेटिव पावर सप्लाई है. डीसी सप्लाई ओपैम्प के ऑपरेशन के लिए ये ओपैम्प है. ये नेगेटिव टर्मिनल जो है उसका, ओपैम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल जिसको बोलते हैं हम, उसको हमने कैपेसिटर C1 के थ्रू हमने इनपुट सप्लाई दिया है, इनपुट सिग्नल जिसका वोल्टेज है Vin. ओके, और हमने फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट किया है पिन नंबर 2 और आउटपुट के बीच में, उसको हम RF बोलेंगे. RF का मतलब होता है फीडबैक रजिस्टर. RF मतलब फीडबैक रजिस्टर, और यहाँ पे C1 क्या है, इनपुट कैपेसिटर. ओके, RF इज द फीडबैक रजिस्टर एंड C1 इज द इनपुट कैपेसिटर. ठीक है, और यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे पिन नंबर 6 पे, तो हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा. आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हमें मिलेगा, RC कांस्टेंट मिलेगा, और डी वी इन बाई डी टी, मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज और डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज. ओके, और ये जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को सिंपली ग्राउंड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम ये कंपेंसेशन रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू उसको ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे. इसका पोटेंशियल जीरो ही रहेगा. ओके, और ये आर कॉम
जिसको हम बोलेंगे कंपेंसेशन रजिस्टर। ओके, अब नेक्स्ट है, ये आरकॉम है हमारा कंपेंसेशन रजिस्टर। यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट किया, तो ये V1 यहाँ पे जीरो रहेगा। V1 इज द पोटेंशियल एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, V2 इज द पोटेंशियल एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो हमको मालूम है कि हम सभी केस में आइडियल ओपीएम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी आइडियल ओपीएम का इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी रहता है, तो उसकी वजह से ओपीएम में फ्लो होने वाला जो करंट रहता है, बायस करंट IB, वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि IB इज इक्वल टू जीरो हियर एंड IB इज इक्वल टू जीरो हियर ऑल्सो। ओके, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों भी टर्मिनल में जो बायस करंट रहता है, वो उसकी वैल्यू क्या रहती है, जीरो। क्यों रहती है जीरो? क्योंकि ओपीएम का इनपुट इंपेडेंस जो रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, वो इन्फिनाइट रहता है, और इन्फिनाइट रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होता है, जीरो करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो अब हम उसका डेरिवेशन देखेंगे। अब डेरिवेशन में एक चीज आपको करना है, हमेशा आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट V2 रहता है, ये V2 पॉइंट को किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करने का। ओके, तो अब ये कैपेसिटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम IC बोलेंगे, और ये फीडबैक से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम IF बोलेंगे। ये करंट फ्लोइंग थ्रू फीडबैक इज IF एंड करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर इज IC। ओके, तो वहां पे अगर हमने सपोज किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा? देखो, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या रहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ इज नथिंग, स्टेट्स दैट एट एनी पॉइंट और जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट की एडिशन और आउटगोइंग करंट की एडिशन ये सेम होती है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन से पॉइंट V2 पे, IC इज ओनली इनकमिंग करंट, तो यहाँ पे हमने IC लिखा। उसके बाद इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कौन से इस पॉइंट पे, तीन ही ब्रांच है इसमें, तो यहाँ पे तीन ही करंट रहेंगे, तो एक इनकमिंग एक दो आउटगोइंग है। इनकमिंग कौन सा, IC, तो हमने IC को यहाँ पे लिखा। दूसरा है आउटगोइंग करंट, यहाँ पे है IB, बायस करंट जो ओपैम्प के अंदर फ्लो हो रहा है, और दूसरा है IF जो फीडबैक के रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे IB प्लस IF। ओके, आउटगोइंग करंट की समेशन। पर हमें मालूम है IB जीरो रहता है, ओपैम्प के इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट रहता है, इसलिए IB जीरो रहता है, तो हम IB को जीरो पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, IC इज इक्वल टू IF। मतलब जो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो पूरा का पूरा फीडबैक के थ्रू, फीडबैक रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो अब हमें मालूम है कि करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर जो है उसका एक इक्वेशन रहता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर? करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर IC इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनटू dVC/dt, ये इक्वेशन रहता है, वी ऑलरेडी नो। दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, IC इज इक्वल टू C इंटू dVC/dt। अभी IC क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, C क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। और d/dt मतलब चेंज, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या क्या चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। देखो, जैसे टाइम चेंज होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। ओपन कैपेसिटर के अक्रॉस से अगर कैपेसिटर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वो चेंज होते रहता है। तो d/dt ऑफ VC मतलब वोल्टेज डेवलप अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, तो इन दिस सर्किट C इज रिप्लेस बाय C1, तो ये सर्किट में हमने C को क्या बोला है, C1 बोला है, इसलिए हम ये C की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे C1 लिखेंगे। ओके, दैट्स ओनली चेंज, ये नोटेशन है सिर्फ। ओके, सो IC इज इक्वल टू C1 dVC/dt। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस C1 इज गिवन बाय, अब C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? देखो, ये C1 के अक्रॉस वोल्टेज कैसे रहेगा, ये एक वोल्टेज है, यहाँ पे एक पोटेंशियल है Vin, और यहाँ पे V2 एक पोटेंशियल है, तो ये दोनों के बीच में कैपेसिटर है। जो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, वोल्टेज पोटेंशियल एट वन पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट अदर पॉइंट, ये दो पॉइंट जो रहते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस में, उनके जो वोल्टेज में डिफरेंस रहता है वो उस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज रहता है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मतलब VC इज इक्वल टू V इन माइनस V2, और V2 तो जीरो रहता है क्योंकि यहाँ पे ये V इन जीरो है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या आएगा ये, देखो VC इज इक्वल टू V इन माइनस V2। ठीक है, और VC इज इक्वल टू V इन माइनस V2, तो IC क्या है, देखो यहाँ पे IC हमारा इक्वेशन था,
आई सी इज इक्वल टू C1 डी बाई डी टी ऑफ VC। VC मतलब क्या है, वी इन माइनस V2 हमने यहाँ पे पुट किया। ये इक्वेशन में VC के जगह पे हमने क्या पुट किया, वी इन माइनस V2 पुट किया, तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब V2 क्या है, हमारा जीरो है, क्योंकि वो ग्राउंड पोटेंशियल पे, वर्चुअल ग्राउंड पे है, इसलिए हम V2 को जीरो जीरो पुट करेंगे। देखो वो बाद में जीरो पुट करेंगे हम। अब नेक्स्ट है, हमने आईसी तो वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। देखो हमें करंट के फॉर्म में जब इक्वेशन मिलता है ये ऐसा, तो हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, वो करंट को वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, तो अब हमने ये आईसी को तो वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो कैसे रिप्रेजेंट कर दिया उसको, ये देखो ये आईसी को हमने वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब रहा आई एफ, ये इक्वेशन में एक पैरामीटर हो गए, आईसी हो गए, अब क्या रह गए, आई एफ रह गए। तो आई एफ इज इक्वल टू, आई एफ क्या होता है, आई एफ इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम V2 टू VO। IF is current flowing from V2 to VO। So I current क्या रहता है, voltage divided by resistance according to Ohm's law। So V2 minus VO divided by RF मतलब क्या, IF। ठीक है, तो हम IF को क्या लिखेंगे यहाँ पे, IF is equal to V2 minus VO divided by RF, बराबर है। क्योंकि IF कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, IF is flowing from V2 to VO डिवाइडेड बाय, ये होगा वोल्टेज हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बट आईसी एंड आईएफ आर इक्वल, तो आईसी एंड आईएफ इक्वल है, बिकॉज आई आई भी जीरो है। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये इक्वेशन जो है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ से हमें मिल रहा था, क्या है वो, आईसी इज इक्वल टू आईएफ था। तो आईसी और आईएफ की जो वोल्टेज के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, वो वहां पे हम पुट करेंगे वैल्यूज को। क्या है आईसी, C1 डी बाई डी टी ऑफ वी इन माइनस V2, और आई एफ क्या है, V2 माइनस वी डिवाइडेड बाई आर एफ। क्या आएगा ये, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये V1 ग्राउंड को कनेक्ट है, V1 जीरो है। तो V1 जीरो, इसके लिए V2 भी जीरो है, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड रहता है। तो हम V2 को जीरो पुट करेंगे यहाँ पे। तो V2 को जीरो पुट करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, C1 डी बाई डी टी ऑफ वी इन, क्योंकि यहाँ पे V2 जीरो है, तो वी इन माइनस जीरो इज वी इन। अब यहाँ पे क्या है, जीरो माइनस वीओ डिवाइड बाय आर एफ। तो जीरो माइनस वीओ मतलब यहाँ पे माइनस वीओ बाय आर एफ आएगा। ओके, तो हम वीओ को एक साइड में रखेंगे और बाकी सब टर्म उधर भेज देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वीओ इज इक्वल टू, ये माइनस वन वन बाय आर एफ इधर भेज देंगे हम, तो क्या आएगा, ये इधर डिवीजन में उधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो माइनस आर एफ इंटू C1 डी बाई डी टी इंटू वी। तो देखो अब ये जो आर एफ है वो फीडबैक रजिस्टर है, वो हम कांस्टेंट रख सकते हैं। ये इनपुट कैपेसिटर C1 है, उसका कैपेसिटेंस अगर हमने कैपेसिटर चेंज नहीं किया तो C1 भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो R1 आर एफ इंटू C1 बोथ आर द कांस्टेंट। तो डी बाई डी टी ऑफ वी, ओनली वेरिएबल क्वांटिटी हियर इज द वी इन। यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी, वी इन। तो इसका मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारा है फाइनल इक्वेशन। So in this way, with the help of op-amp, we can find out the differentiation of the input voltage at the output। तो ये सर्किट के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इनपुट सर्किट का डिफरेंशिएशन मिलेगा। ओके, ये जो वी इन इनपुट हमने दिया है इस सर्किट को, तो इसका हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अवर डिफरेंशिएशन सर्किट। तो दस द आउटपुट इज माइनस आर एफ बाई, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इनवर्टिंग डिफरेंशिएटर है। ओके, माइनस साइन है इसका मतलब हमने इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है। द आउटपुट इज माइनस आर एफ इंटू C1 टाइम्स द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो ये डेरिवेटिव सिंपली नहीं मिलेंगे हमें, मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा हमें ये कांस्टेंट। ओके, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, अब हम इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे। देखो अब सपोज यहाँ पे अगर हमने सपोज कौन सा, हम डिफरेंट इनपुट सिग्नल दे सकते हैं, पर हमने सपोज साइन इनपुट दिया है। तो साइन इनपुट अगर सपोज हमने दिया है डिफरेंशिएटर को इनपुट, तो हमें मालूम है कि
साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा इक्वल डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये साइन थीटा है, तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे? माइन कॉस थीटा। पर यहाँ पे हमें आउटपुट में माइनस साइन मिलता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो। देखो साइन, ये साइन वेव है और ये कोसाइन वेव है। जब साइन जीरो जीरो रहता है तो कॉस जीरो मैक्सिमम रहता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम निगेटिव है, निगेटिव क्यों है? क्योंकि आउटपुट में हमें निगेटिव साइन मिलता है, इसलिए वो निगेटिव होगा। अब यहाँ पे साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे कॉस 90 जीरो होता है। ओके, यहाँ पे फिर साइन 180 जीरो होता है, यहाँ पे कॉस 180 मैक्सिमम होता है। तो अगर हमने साइन इनपुट दिया डिफरेंशिएटर को, तो हमें आउटपुट में मिलता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस कॉस थीटा मिलेगा, क्योंकि हमारा हमने जो डिफरेंशिएटर यूज किया है वो कौन सा डिफरेंशिएटर है? इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए उसका आउटपुट में हमें माइनस साइन मिलता है। अगर सपोज हमने उसको स्क्वायर वेव इनपुट दिया या रेक्टेंगुलर इनपुट दिया, तो हमें आउटपुट में ऐसे स्पाइक्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये वेव ऐसी बढ़ रही है, आई विल शो यू कि ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर यहाँ पे फॉल हो रहा है, फिर कांस्टेंट, यहाँ पे राइज हो रहा है वोल्टेज, फिर कांस्टेंट हो रहा है। देखो ये वोल्टेज यहाँ पे राइज हो रहा है, फिर यहाँ पे फॉल हो रहा है वोल्टेज। ओके, फिर फॉल हो रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर राइज हो रहा है। तो ये वोल्टेज यहाँ पे राइज हो रहा है, ठीक है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर फॉल हो रहा है। ओके, तो जब ये जो वोल्टेज रहता है, ये आइडियल वेव फॉर्म हो गई, पर प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये वेव जब राइज होती है तब वो ऐसे राइज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर ऐसी फॉल होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर ऐसे राइज होती है, फिर कांस्टेंट, फिर ऐसी फॉल होती है। तो ये जो टाइम रहता है, जब वो जीरो रहता है और जब वो मैक्सिमम होता है, तो सेम टाइम को नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होता है। क्या होता है यहाँ पे? टाइम डिफरेंस, और उसको ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। ये जो टाइम डिफरेंस रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वेव रहती है वो डीसी नहीं रहती, वो क्या रहती है? एसी रहती है। तो एसी रहती है, उसके कारण वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होती है। एसी कैपेसिटर के थ्रू क्या होता है? पास होता है। तो यहाँ से यहाँ तक वो वेव क्या होती है? कैपेसिटर से पास होती है। तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हमें एक ऐसा स्पाइक मिलता है। देखो राइज के समय हमें ऐसा निगेटिव स्पाइक मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टिंग ओपैम्प है, इसलिए निगेटिव। और जब वो फॉल होता है, वो मतलब मैक्सिमम वैल्यू से जब कम वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू से जब वो मिनिमम वैल्यू तक फॉल होता है वेव का वोल्टेज, तब यहाँ पे हमें ऐसी एक स्पाइक मिलती है। अब ये स्पाइक क्यों मिलती है? क्योंकि ड्यूरिंग राइज एंड फॉल टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये जो वेव रहती है वो एसी रहती है। देखो यहाँ पे अभी इनफाइनाइट वैल्यूज है, वो वेव क्या हो रही है? वेव जो है वो लो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। तो इतने समय तक, ये समय बहुत कम रहता है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, मिली सेकंड में रहता है। तो तब क्या रहता है, ये जो वेव रहती है इतनी, वो कैपेसिटर के अंदर से फ्लो होती है। ठीक है, वो कैपेसिटर के अंदर से फ्लो होती है। क्यों फ्लो होती है? क्योंकि इतने समय तक ये वेव एसी रहती है, और एसी कैपेसिटर के अंदर से फ्लो होता है, इसीलिए हमें बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए ऐसा एक स्पाइक मिलेगा। और जब ये वेव ऐसी फ्लैट होती है, मतलब डीसी वैल्यू होती है अभी उसकी, तब डीसी होने के कारण ये जो वेव है वो कांस्टेंट होने के कारण वो कैपेसिटर के अंदर से फ्लो नहीं होती, कैपेसिटर को ब्लॉक करता है। तब हमें यहाँ पे जीरो वोल्टेज मिलता है। क्या मिलता है हमें? जीरो वोल्टेज मिलता है। ठीक है, सो इन दिस वे इफ वी अप्लाई स्क्वेयर वेव इनपुट टू द डिफरेंशिएटर सर्किट, देन वी गेट सच स्पाइक्स। तो राइज टाइम के लिए हमें निगेटिव स्पाइक मिलेगा, और फॉल टाइम के लिए हमें पॉजिटिव स्पाइक मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ओपैम है
वो हमने कौन से कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया है। ओके, दिस इज द इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म फॉर डिफरेंशिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर भी हम यूज कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर हमें क्यों यूज करना पड़ता है कि ये इनपुट में हमने कैपेसिटर यूज किया था, तो अगर सपोज डीसी सप्लाई है तो डीसी को ये कैपेसिटर क्या करेगा, पास ही नहीं करेगा। तो डीसी को अगर ये पास नहीं करेगा तो यहाँ का जो इम्पेडेंस रहता है उसका वो इन्फिनिट हो जाएगा। अगर इसका इनपुट इम्पेडेंस इन्फिनिट है और रजिस्टर का कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसका जो गेन रहेगा फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इम्पेडेंस ये इन्फिनिटी होने के कारण क्या हो जाएगा, ये हमें गेन जीरो मिलेगा। ओके, और जब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी जब रहती है तब ये कैपेसिटर उसको इजीली पास करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर का इनपुट इम्पीडेंस जीरो रहता है। देखो ये मैं आपको ये आइडियल सर्किट पे डिस्कस करेंगे हम उसको। गेन क्या रहता है, फीडबैक रेजिस्ट माइनस माइनस ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। अब फीडबैक का रेजिस्टेंस क्या है, आरएफ है, और इनपुट का रेजिस्टेंस क्या है, एक्ससी है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो डीसी सप्लाई के लिए, जब डीसी सप्लाई रहेगा तो आपको मालूम है कि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है, और डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है, इसके कारण कैपेसिटर का कैपेसिटिव इम्पिडेंस से इनफाइनाइट रहता है। मतलब गेन क्या रहेगा फिर, आर एफ बाय एक्स, तो एक सी इन्फिनिटी रहेगा, तो गेन वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, आर एफ डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो रहेगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जीरो। तो ये गेन क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा एट डीसी सप्लाई। अगर यहाँ पे इनपुट हमारा जो है, इनपुट अगर डीसी है तो गेन हमें कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सिग्नल की, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी को ये कैपेसिटर सिंपली कंडक्टर बोल के एक्ट होता है, मतलब उसका इम्पिडेंस बहुत कम होता है। और उसका इम्पिडेंस अगर कम हो गया तो हमें बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, यहाँ पे गेन मिलेगा, क्योंकि अगर ये आरएफ बहुत ज्यादा है और ये कैपेसिटेंस का इम्पिडेंस अगर सपोज बहुत ही कम हो गया, तो हमें ये जो रेशियो है आरएफ डिवाइडेड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट का इम्पिडेंस, ये इनपुट का इम्पिडेंस डिनोमीटर कम होने के कारण ये रेशियो बहुत ज्यादा रहेगा, तो गेन बहुत ज्यादा रहेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी को गेन बहुत कम, डीसी को गेन जीरो, और हाई फ्रीक्वेंसी को गेन बहुत ज्यादा। तो ये ऐसा हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली सिग्नल का, इनपुट सिग्नल का गेन वेरी होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर के सीरीज में एक रेजिस्टर और यहाँ पे रेजिस्टर के पैरेलल में कैपेसिटर यूज करते हैं, सो दैट वी कैन कंट्रोल द गेन। तो हम गेन कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर सर्किट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज किया है इनपुट में, और यहाँ पे कैपेसिटर के रजिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर यूज किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो गेन है, जो लो फ्रीक्वेंसी को बहुत कम रहता है और हाई फ्रीक्वेंसी को गेन बहुत ज्यादा रहता है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। ओके, दीज आर द वेव फॉर्म। अगर साइन इनपुट दिया हमने तो आउटपुट में माइनस कॉस मिलेगा, और यहाँ पे अगर सपोज रेक्टेंगुलर इनपुट दिया तो आउटपुट में हमें ऐसे स्पाइक्स मिलेंगे। ओके, तो ये राइज टाइम में नेगेटिव स्पाइक मिलेगा, फॉल टाइम में पॉजिटिव स्पाइक। ओके, सो अब डिफरेंशिएटर और एक्टिव इंटीग्रेटर में कंपैरिजन हम देखेंगे। ये आउटपुट वोल्टेज क्या है एक्टिव इंटीग्रेटर में, ये उसका फार्मूला है, और ये एक्टिव डिफरेंशिएटर का ये फार्मूला है। फीडबैक एलिमेंट क्या रहता है, इंटीग्रेटर में फीडबैक क्या रहता है, कैपेसिटर, और डिफरेंशिएटर में फीडबैक क्या रहता है, रेजिस्टर। गेन क्या रहता है, गेन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो इसका गेन क्या होता है, इंक्रीज होता है इंटीग्रेटर का। ओके, और यहाँ पे इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेटर में क्या होता है, गेन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रेटर में अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो गेन डिक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पे फीडबैक में कैपेसिटर होता है इसलिए। और यहाँ पे गेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से गेन इंक्रीज होता है। ओके, ये चेंज है।
क्योंकि यहाँ पे फीडबैक में रजिस्टर होता है और इनपुट में कैपेसिटर होता है। और गेन हमारा ऑलवेज क्या रहता है, फीडबैक का इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय इनपुट का इम्पीडेंस। एक्ट एज ए लो पास फिल्टर, ये लो पास फिल्टर बोल के एक्ट होता है इंटीग्रेटर, और डिफरेंशिएटर हाई पास फिल्टर बोल के एक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ नॉइस, इंटीग्रेटर में नॉइस का इफेक्ट कम होता है, डिफरेंशिएटर में ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी इंटीग्रेटर की ज्यादा होती है और डिफरेंशिएटर की कम होती है। एप्लीकेशंस, ए टू डी कन्वर्टर में यूज होता है इंटीग्रेटर, पीआईडी कंट्रोलर में, फिल्टर में, वेव फॉर्म जनरेटर में इसका यूज होता है। और डिफरेंशिएटर लॉजिक सर्किट, पल्स शेपिंग सर्किट, फिल्टर में यूज होता है। ओके, अब ये जो बाकी के सर्किट है इसके एप्लीकेशन जो हम हमारे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर के एप्लीकेशन भी हमने ऑलरेडी ये डिफरेंस में डिस्कस किया, पीआईडी कंट्रोलर, हाई पास फिल्टर, वेव शेपिंग सर्किट टू जनरेट द नैरो पल्स करस्पॉन्डिंग टू एनी शार्प चेंज इन द इनपुट सिग्नल, तो उसमें हम डिफरेंशिएटर यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओप। ओके, तो ओपैम्प का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब क्या, हमने एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिया और वाई एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज मतलब पावर लिया, तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो ओपैम्प जनरली कंपेंसेटेड ओपैम्प और अनकंपेंसेटेड ओपैम्प रहते हैं। तो कंपेंसेटेड ओपैम्प और अनकंपेंसेटेड ओपैम्प, ये दो ओपैम्प के टाइप रहते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। देखो ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अनकंपेंसेटेड ओपैम्प। अनकंपेंसेटेड ओपैम्प मतलब क्या, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी लिया, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे गेन है। गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 0 to F1 तक एक फ्रीक्वेंसी रहती है, हमें ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज जो है मतलब जो एम्पलीफिकेशन है वो कांस्टेंट मिलता है, मतलब फ्रीक्वेंसी से एम्पलीफिकेशन डिस्टर्ब नहीं होता। F1 फ्रीक्वेंसी के बाद क्या होता है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ओपैम्प का गेन डिक्रीज होता है। फिर से F2 से F3 तक क्या होता है, ओपैम्प का गेन और डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पे F1 से F2 तक -20 dB पर डिकेड गेन डिक्रीज होता है। F2 to F3 में -40 dB पर डिकेड गेन डिक्रीज होता है। F3 टू फर्दर -60 dB पर डिकेड गेन डिक्रीज होता है। एक्चुअली एक बात आप याद रखो कि फ्रीक्वेंसी की वजह से एम्पलीफिकेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द एम्पलीफिकेशन ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है प्रैक्टिकली। फ्रीक्वेंसी वेरी हुई तो एम्पलीफिकेशन पे उसका फर्क पड़ता है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो पर्टिकुलर एम्पलीफायर ने क्या करना चाहिए, सभी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सरी सेम है सिमिलरली उसने एम्पलीफाई करना चाहिए। ओके, पर ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी के वेरी होने से एम्पलीफिकेशन पे चेंज आता है। तो ये जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अनकम्पेंसेटेड ओपन हम यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, अभी कंपेंसेटेड ओपन यूज करेंगे। तो कंपेंसेटेड ओपन में कंपेंसेटिंग कैपेसिटर हम यूज करते हैं, एक कंपेंसेटिंग डिवाइस यूज करते हैं। ओके, frequency compensation circuit used to achieve the frequency compensation. In practice, all possible efforts are made to convert the multiple break frequency into a single break frequency using some technique. This technique is called as frequency response. देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यूज करते हैं ओपन में कि ये जो ब्रेक हो रहा है फ्रीक्वेंसी में 20 dB, -20 dB, -40, -60 dB पर डिकेड, तो ये जो ब्रेक्स हो रहे फ्रीक्वेंसी में, तो ये हमें क्या करना है, उसको एक सिंगल ब्रेक में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक कंपेंसेटिंग एलिमेंट यूज करते हैं कैपेसिटर में, और उसको बोलते हैं हम कंपेंसेशन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर कंपेंसेटेड ओपैम्प। तो उसको हम कंपेंसेटेड ओपैम्प बोलेंगे। मल्टीपल ब्रेक फ्रीक्वेंसी को हम सिंगल ब्रेक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो नो नो कंपेंसेशन मतलब नो कंपेंसेशन, अगर कंपेंसेटिंग का हमने एलिमेंट नहीं यूज किया तो ऐसी ब्रेक मिलती है हमें फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ब्रेक मिलता है। यहाँ से हमें ब्रेक मिलता है।
ओके, यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी का ब्रेक मिलता है, फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी का ब्रेक मिलता है, फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीपल ब्रेक में हमें मिलता है। तो अगर हमने कंपेंसेटिंग कैपेसिटर यूज किया तो हमें एक सिंगल ब्रेक मिलेंगे। यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे सिर्फ -20 dB पर टिकट के कांस्टेंट ब्रेक फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। ओके, ओनली वन ब्रेक फ्रीक्वेंसी मिलेंगे। सो ये होता है कंपेंसेटिंग ओप एम्प, और उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन। ओके, इनपुट आउटपुट वोल्टेज कंपेंसेशन ऑफसेट नलिंग। तो यहाँ पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन करना होता है तो पिन नंबर 2 और 3 हम ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं दोनों भी, और ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 को हम क्या करते हैं, 10 किलो ओम का पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं। और उस पोटेंशियोमीटर को हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, -VEE टर्मिनल। और अब जैसे हम -VE टर्मिनल वेरी करते हैं, जैसे ये पोटेंशियोमीटर वेरी करते हैं, वैसे ये जो 15 वोल्ट, -15 वोल्ट वोल्टेज रहता है वो वेरी होता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आउटपुट में हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम जीरो कर सकते हैं। देखो, ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में हमने देखा था। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कंपेंसेशन ऑफसेट नलिंग, पिन नंबर 1 और 5। The input offset voltage compensation is required when we want to make it absolutely sure that the output voltage is zero for zero input voltage। हमें मालूम है कि अगर जीरो इनपुट वोल्टेज दिया तो हमें आउटपुट में जीरो आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं होता। नॉइस की वजह से या डिफरेंट थर्मल एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज आउटपुट में मिलता है विदाउट गिविंग एनी इनपुट वोल्टेज। तो उस आउटपुट वोल्टेज को बोलते हैं हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो उस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए, नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट नलिंग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। या वो, फॉर दिस वी नीड टू यूज एन ऑफसेट नलीफाइंग और कंपेंसेटिंग नेटवर्क अलोंग विद ओप एम्प। तो कैसा रहता है वो नेटवर्क, हमने ऑलरेडी देखा है। वन ऑफ सच सर्किट शोन इन फिगर, बिफोर अप्लाइंग इनपुट वोल्टेज वी हैव टू नलीफाई बैलेंस आउट द ओप एम्प। इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने से पहले हम ओप एम्प का जो आउटपुट है वो नलीफाई करेंगे, बैलेंस करेंगे। For OPAM 741 IC, the pin 1 and 5 are provided for the offset compensation। कौन सी पिन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे चेंज करो आप, 1 and 5। ओके, a 10 kilo ohm potentiometer is connected between the offset null pin 1 and 5 and the variable point of the potentiometer is connected to the pin number 4 of OPAM 741। Both the inputs are connected to ground। देखो, ये पिन नंबर 4 को क्या कनेक्ट करते हैं, पिन नंबर 1 और 5 के बीच में एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये पिन नंबर 4 का टर्मिनल हम इस वेरिएबल पोटेंशियोमीटर के वेरिएबल टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे पोटेंशियोमीटर वेरी होता है, तो हम ये आउटपुट में जो, अगर इनपुट हमने जीरो दिया है, फिर भी आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिलता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, वो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये पोटेंशियोमीटर वेरी करने से ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम जीरो कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, corresponding to the input offset voltage present on the input side of the op amp, there will be some output offset voltage present on the output side, even when both the inputs are connected to ground। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इनपुट को कुछ भी सप्लाई नहीं दिया फिर भी आउटपुट को कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता है, उसको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। तो हमें नलीफाई करना होता है। The 10 kilo ohm potentiometer connected as shown in figure can be adjusted to get VOOS, मतलब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 वोल्ट। This has to be done every time before using the op amp for some application। The compensated op amp is then said to be null or balanced op amp। इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होता है, आउटपुट का जो वोल्टेज अगर कुछ रहा है उसमें, तो जीरो करना पड़ता है। तो उसको कैसे जीरो करते हैं हम, तो ये सप्लाई वोल्टेज चेंज करके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कंपेंसेशन। उसको ऑफसेट नलिंग भी बोलते हैं। तो ऑफसेट नलिंग मतलब क्या, मीनी making or nullifying the output offset voltage by connecting a potentiometer in between pin number 1 and 5, okay, and varying the potential and changing the negative supply voltage। So this is your unit number 2, it is over. Now in our next lecture we will start our third unit, that is linear applications of op amp। Okay, तो linear applications of op amp में बहुत सारे सर्किट से वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर,
उसके बाद कंपैरेटर सर्किट से, वो हम अब हमारे थर्ड यूनिट में देखेंगे। ओके।